सिंपल पेंडुलम पर हम लोग बात कर रहे थे और प्रीवियस जो लेक्चर था अपना, उस लेक्चर में हमने सिंपल पेंडुलम की जो है पूरी थ्योरी डिस्कस की और उससे रिलेटेड एक डेरिवेशन भी हमने बनाया कि किसी भी गिवन केस में सिंपल पेंडुलम का अगर हम लोग टाइम पीरियड लिखना चाहते हैं t, so that can be written as 2 pi under अंडर रूट बाई जी। L by g, which is very clear that के यहाँ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ दो फैक्टर्स से डिफाइन किया जाता है। एक है लेंथ ऑफ पेंडुलम और दूसरा जो है वो है एक्सेलरेशन। किसी रेस्ट वाली पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर मौजूद होगा उसके अकॉर्डिंगली हम फिर डिफाइन करेंगे। अगर कोई एक्सेस एक्सेलरेशन वहां पर है, एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन वहां पर है, तो उसे कंसिडर में लाके फिर हम टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं। फर्दर मोर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो मास ऑफ द बॉब और एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, इन सभी बातों पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, अब आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम सिंपल पेंडुलम के जो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जो वैरायटी ऑफ कंडीशंस हम सिंपल पेंडुलम पे अप्लाई करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये जो वैरायटी ऑफ वेरिएशंस जो सिंपल पेंडुलम पे लाए जा सकते हैं, ये मैं पिक कर रहा हूं फ्रॉम द प्रीवियस एग्जामिनेशंस। ठीक है, प्रीवियस अब तक के सभी तरीके के जितने भी नेशनल या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस हुए हैं, उसमें जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, उससे मैंने ये सारे केसेस ड्रॉ किए हैं। आप अगर मॉड्यूल में रेफर करते हैं, जो मॉड्यूल मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है, अगर आप उसमें रेफर करते हैं तो आप देखेंगे कि अराउंड 18 डिफरेंट कंडीशंस मैंने आपके सामने रखी है। अब आज के इस पूरे लेक्चर में हर एक कंडीशन को मैं एलॉबरेशन दूंगा, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा हर एक कंडीशन का, और फिर टाइम पीरियड में किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है और हमें क्या करना चाहिए उस जगह पे, ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन को वैसे मैंने कोई लेबलिंग नहीं की है, एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन ही आपके सामने एज इट इज पुट अप करता हूँ और फिर मैं उसका एक एक्सप्लेनेशन बनाऊंगा। तो ये पहली कंडीशन है। इसमें हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और उसका बॉब जो है वो काफी बड़ा है और हॉलो है। ठीक है, एम्प्टी हॉलो, जस्ट लाइक एक बॉल होता है, अंदर से खाली है, और उसके अंदर हमने क्या किया, पानी भर दिया, वाटर या कोई भी एक लिक्विड मान लें, उसके अंदर हमने भर दिया है। और न सिर्फ ये बल्कि उस बॉब को हम हल्का सा होल कर देते हैं, नीचे की तरफ हल्का सा उसमें होल बना देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें से वाटर ड्रिप करेगा, नीचे गिरेगा पानी। ठीक है, उसके ड्रॉप्स यस। नीचे गिरते जाएंगे। अब इसी तरीके की सिचुएशन में हमने पेंडुलम को ऑसिलेट कर दिया, पानी लगातार गिर रहा है और पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है। अब आपसे यहां ये पूछा जाता है कि फिर टाइम पीरियड में क्या होगा। तो नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ क्या सोचता है कि बॉब तो वही है, पेंडुलम भी वैसे ही झूल रहा है, तो टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली स्टूडेंट ऐसे आंसर करते हैं, लेकिन इसको बहुत करेक्टली हमें सोचना चाहिए। अगर मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बना दूं तो मैं ये कहूंगा कि ये रिजिड सपोर्ट है मान लें, और ये स्प्रिंग है और ये बॉब है, ऐसे ये मैं बड़ा बना रहा हूँ। और फिर इसमें हमने ये मान लेते हैं लिक्विड भी भर दिया था, बट द लिक्विड इज ड्रिपिंग आउट, इसमें से पानी जो है वो गिर रहा है। ऐसे इमेजिन करते हैं कि इसमें से, रेड कलर से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ होल बनने की वजह से इससे पानी ऐसे नीचे गिर रहा है। तो पानी गिरने की वजह से ऐसा क्या होगा कि सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड पे इफेक्ट होगा। तो एक चीज तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि इसमें मास कम हो जाएगा, है ना, इसमें यस, मास कम होगा। हल्का हो जाएगा। बट हम जानते हैं फैक्ट के सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो पानी गिरे या नहीं गिरे, मास कम हो या ज्यादा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो टाइम पीरियड मास के रिलेशंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे ऐसे सोचना है कि जब हम इस बॉब को इस्तेमाल करते हैं जो साइज में काफी बड़ा है, तो हमें लेंथ ऑफ द पेंडुलम गिनते वक्त
सेंटर ऑफ मास तक का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ मास। ऐसे ये टोटल लेंथ होगी। हालांकि इसके दो हिस्से बनेंगे, एक एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और दूसरा जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा ये रेडियस आप कह सकते हो। ठीक है, अब पानी गिरने से क्या होगा कि अंदर का मास खाली हो जाएगा, पानी का लेवल नीचे नीचे आता जाएगा, वाटर का लेवल नीचे होगा। तो वाटर का लेवल नीचे होने से क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे खिसकेगा, है ना। यस। आप सोच सकते हैं कि अगर ये बॉब ऐसा है, जस्ट ऐसे बड़ा बना के बता रहा हूँ, 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये बॉब है। अब पहले वाटर जो है फुल भरा हुआ था, इमेजिन करें, उसके बाद थोड़ा सा खाली हो गया, ऐसे इमेजिन करें, फिर और थोड़ा सा खाली हो गया, ऐसे इमेजिन करें, और फिर पूरा एम्प्टी हो गया, ऐसे इमेजिन करें। हम ये देखेंगे, लेट्स से कि यस। थ्रेड बंधी हुई है। ठीक है बेटा, हम ये देखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास पहले ऐसे एग्जैक्टली सेंटर में था, फिर बाद में थोड़ा सा नीचे हो गया, फिर बाद में थोड़ा और नीचे हो गया, और फिर बाद में वापस से सेंटर पे शिफ्ट हुआ, है ना। एम्प्टी स्फीयर जब बनेगा तो फिर से सेंटर पे आ जाएगा। अब आप नोटिस करें कि सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, फिर थोड़ा नीचे हो गया, मतलब लेंथ बढ़ गई ना। लेंथ जो हम लोग ऊपर से गिन रहे हैं, जो लेंथ हम लोग गिन रहे हैं, वो पहले यहां तक गिन रहे थे, आप थोड़ा नीचे तक गिनेंगे, फिर बाद में और थोड़ा नीचे तक गिनेंगे, फिर बाद में अचानक से ऊपर गिनेंगे। मतलब जब तक ये बॉब एम्प्टी हो रहा था तब तक लेंथ क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। बढ़ रही थी। तो अगर लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज। फिर जैसे ही ये बॉब खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो सडनली ये सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा, पहले जाता। सेंटर ऑफ द बॉब पे पहले जाता। मतलब इस हिसाब से पहले के मुकाबले में इस हिसाब से लेंथ कम हो गई। ठीक है, तो यहां तक लेंथ बढ़ती गई, इसलिए टाइम पीरियड बढ़ा, फिर सडनली ये शिफ्ट हो गया ऊपर, तो फिर उसके बाद लेंथ कम हुई। लेंथ कम होने का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड डिक्रीज। डिक्रीज हुआ, क्योंकि टाइम पीरियड और लेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट ही नहीं होगा, जहां था वही रहेगा, क्योंकि अब तो बॉब खाली हो चुका, अब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यस। तो फिर लेंथ उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो लेंथ अगर कांस्टेंट रहती है तो इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसको 3 हिस्सों में हमें आंसर करना पड़ता है। पहला पोर्शन क्या हो गया, लेंथ बढ़ रही थी इसलिए टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा। इंक्रीज हुआ, फिर टाइम पीरियड सडनली डिक्रीज। डिक्रीज हुआ। ठीक है, क्योंकि लेंथ कम हुई ना, तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर तीसरे पार्ट में क्या होगा कि एक बार डिक्रीज हो गया तो उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मेंटेन, फिर चेंज नहीं होगा, फिर दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो लगने में ये सिंपल सी सिचुएशन लग रही थी, लेकिन हमें इसे बहुत केयरफुली कंसेप्चुअली समझ करके आंसर करना है। तो ये इसका आंसर है, टाइम पीरियड पहले इंक्रीज होगा, फिर सडनली डिक्रीज होगा। सडनली वो भी, हाँ, ग्रेजुअली नहीं डिक्रीज होगा, अचानक से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल अचानक से सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा, लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और फिर उसके बाद एक बार वो वहां पहुंच गया तो उसके बाद वो लगातार कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो ये थी पहली सिचुएशन। अब आइए आते हैं सेकंड सिचुएशन की तरफ। सेकंड जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, बिफोर आई गो फॉर द सेकंड सिचुएशन, इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मान लेते हैं कि एक लड़का जो है एक स्विंग झूला जो है वो खेल रहा है। अब वो क्या करता है, झूले पे बैठ के खेल रहा है झूले को, लाइक दिस। अब वो अगर खड़ा हो जाता है तो बॉडी का वेट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना। यस। बॉडी का वेट ऊपर शिफ्ट हो गया तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया। हाँ। सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हुआ तो ओवरऑल लेंथ वो भी एक पेंडुलम की लेंथ तरह सोचेंगे इंक्रीज हम हो लोग। गई। लेंथ डिक्रीज हो गई, लेंथ डिक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड डिक्रीज। डिक्रीज हो गया। टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ मतलब झूला तेज चला। यस। ठीक है, इसलिए हम लोग अक्सर ऐसा कॉमन सा एक ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, कि खड़े होके झूला खेल रहे हैं हम लोग, स्विंग कर रहे हैं तो जरा तेजी से चलते हैं, और बैठ के कर रहे हैं तो जरा धीमे चलते हैं। ठीक है, एनी हाउ, आइए अब सेकंड सिचुएशन पर आते हैं। सेकंड जो केस या सेकंड जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनता है वो है परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड ड्यू टू चेंज इन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर मैं इसे खास स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि ये जो भी हम लोग करते हैं ना, ये करते हैं स्मॉल चेंजेस के लिए। 5 to 6% बहुत हो गया,
तो बहुत थोड़े से अगर चेंजेस हो रहे हैं तो हम इस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। वी हैव टाइम पीरियड फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L/G। L/G। अगर मैं टाइम पीरियड के साथ इसकी प्रोपोर्शनैलिटी लगाता हूं तो रूट एल हो जाती है, और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ लगाता हूं तो रूट में अंडर रूट में 1/g हो जाती है। अब जरा ध्यान से देखिए, परसेंटेज चेंज अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मुझे लिखना है डेल्टा t/t इन परसेंटेज इज इक्वल टू, अगर आप समझ पा रहे हैं, हाफ डेल्टा L/L। जरा सोचे हाफ क्यों आया? रूट एल। याद करें, इस तरीके के कैलकुलेशन हम लोग किया करते थे एरर्स में। यस एरर जब निकालते थे तो जो पावर है वही इस्तेमाल करते थे हम, याद है आपको? यस सर। और सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहता हूं डेल्टा t/t इन परसेंटेज, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये भी परसेंटेज में चलेगा। मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, हाफ डेल्टा g/g इन परसेंटेज। लेकिन एक चीज का मैं यहाँ पे बेटा ख्याल रखूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इनवर्स रिलेशन मुझे मिल रहा है। ये माइनस सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज फैक्टर को बताने के लिए है। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, और मान लीजिए अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिक्रीज हुआ है तो उसके हिसाब से टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर छोटे से चेंजेस आते हैं तो हम इस तरीके की वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। आर थिंग्स क्लियर? सुनो, क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। यस थोड़ा जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, रिकॉर्डिंग्स में भी आती है ना, फिर स्लो स्लो चलना पड़ता है। आते हैं नंबर 3 पर। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम सिंपल पेंडुलम को ले जाते हैं अल्टीट्यूड पर। अल्टीट्यूड का मतलब आप समझते हो, हाइट। अब बच्चों, जब हम इसे अल्टीट्यूड पर ले जाते हैं ना, तो हमें बिल्कुल सिंपल ऐसे सोचना है कि टाइम पीरियड में लेंथ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन हम ग्रेविटेशन इस चैप्टर में सीख चुके हैं कि इफ वी गो टू अ सर्टेन हाइट देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। यस तो यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमको इस्तेमाल करना है वो हो जाएगा g(h), हाइट वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम जानते हैं कि हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस के कंपैरेटिवली लेस होती है। तो डेफिनेटली अगर मैं इसे th कॉल करूं तो टाइम पीरियड विच इज मेजर्ड ऑन अ सर्टेन हाइट should be greater as compared to time period measured on the surface of earth। ठीक है? यस सर। ओके, सो नाउ अगर मैं सिंपल पेंडुलम से चलने वाली एक घड़ी बना दूं, एक क्लॉक बनाऊं, मेरा सेंटेंस अब ध्यान से सुनना। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग एक क्लॉक बनाते हैं जिसमें पेंडुलम लगा हुआ होता है। वो पेंडुलम का चलना, उसका मोशन ही रेगुलेट करता है क्लॉक को। उसके कांटे, क्लॉक के जो आर्म्स हैं, वो पेंडुलम के हिसाब से, उसके मोशन के हिसाब से घूमते रहते हैं। तो अगर हम एक पेंडुलम बना दें अच्छे तरीके से काम करने वाला, लेकिन उसको ले जाएं हाइट पे। अब हाइट पे ले जाने पे क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज टाइम पीरियड इंक्रीज इंक्रीज। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब ये है कि टाइम ज्यादा लगेगा। अगर क्लॉक के ऑसिलेशंस का टाइम ज्यादा लग रहा है तो घड़ी स्लो हो जाएगी। यस अगर घड़ी स्लो हो रही है तो वो टाइम में पीछे पड़ेगी। हाँ। टाइम में वो पीछे पड़ जाएगी। जैसे 1 घंटा बराबर 60 मिनट में होने की बजाय 65 मिनट में 1 घंटा हो गया, तो 5 मिनट पीछे पड़ गई घड़ी। यस 60 मिनट्स की बजाय अगर वो 65 मिनट्स रिक्वायर कर रही है स्लो टाइम के हिसाब से, क्योंकि पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ना मतलब स्लो चलना। ठीक है? यस तो अब इसे ऐसे सुने, गौर से सुने। इफ यू टेक अ पेंडुलम क्लॉक टू अ सर्टेन हाइट altitude, then the acceleration due to gravity decreases, henceforth the time period increases. The time period increases means the clock will run slow and hence it will lag, वो पीछे पड़ेगी। Getting the point? अब जाहिर बात है, अगर कोई चीज स्लो चलती है तो वो टाइम को लूज करेगी ना, पीछे हो जाएगी ना, वो लैग हो जाएगी ना। अरे ना बात समझिए। यस सर। तो लैगिंग का मतलब जरा समझिए, टाइम ज्यादा लगना मतलब घड़ी स्लो चलेगी, वो टाइम को लूज करेगी, टाइम खो देगी, टाइम खो देंगे तो पीछे रह जाएंगे। ठीक है? यस सर।
अब सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंडीशन जो है वो आती है डेप्थ के लिए, एग्जैक्टली इसी तरीके की कंडीशन। डेप्थ में भी जब हम लोग जैसे किसी माइन या किसी टनल के अंदर मान लीजिए डेप्थ में चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, बोर वगैरह ऐसा करके कुछ अंदर चले जाते हैं हम लोग, किसी तरीके से डेप्थ में चले गए, तो डेप्थ में जाने के बाद भी हमें नोटिस करना चाहिए कि जो टाइम पीरियड का डेफिनेशन होगा वो ऐसे हो जाएगा ना, 2 पाई अंडर रूट में L डिवाइडेड बाई जी जी डी। डी। अब ये भी नोन फैक्ट है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ जो है वो लेस होता है एज कंपेयर टू द सरफेस। सरफेस, यस। So if acceleration due to gravity is less, then definitely the depth at depth, More. the time period should be Hmm. more. And More. similar situation you will be observed for a clock taken to the depth. ठीक है, क्योंकि इसमें भी टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगने का मतलब है कि टाइम लूज होगा, टाइम लूज होगा मतलब कि क्लॉक लैग करेगी। Now one special case we can consider कि you take that pendulum at exactly at the center of earth. Okay, you take that pendulum exactly at the center of earth. So at the center of earth you will find the acceleration due to gravity depth will become equal to 0. ठीक है ना? At the center of earth you will find the acceleration due to gravity to be equal to what? 0. This is known fact. तो जस्ट इमेजिन करिए कि आपने यहाँ 0 पुट अप कर दिया तो ये पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो इतना नीचे चले गए तुम के एग्जैक्टली एट द Yes, सेंटर sir. पे चले गए तो फिर टाइम पीरियड तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर आप फर्दर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप ये भी कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, क्योंकि बेटा जब हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना तो वो तो होती है 1/t, और 1/t का मतलब आप लोग ऐसे करोगे 1/2 पाई अंडर रूट में g/l, उल्टा करके लिखोगे ना इसको। तो अगर डेप्थ वाली फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो तो इसको जीडी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 0 हो गया तो न्यूमरेटर 0, न्यूमरेटर 0 तो ये भी 0। सो वन स्पेशल केस यू कैन जस्ट रिमेंबर। ओके, Yes, sir. ठीक है। नाउ लेट्स गो टू अनदर कंडीशन। मैं समझता हूँ ये कंडीशन हमको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज कंपैरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल कंडीशन है बट याद रखें इसको, ये भी पूछा गया है एग्जामिनेशंस में। अब अक्सर हम लोग सिंपल पेंडुलम जो डिजाइन करते हैं उसमें लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऐसा क्या रखेंगे भाई, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, बहुत हो गया है ना। तो जो लेंथ होती है वो नॉमिनल होती है, लाइक नॉमिनल में भी लाइक 10-15 मीटर भी बहुत हो गई, मतलब बहुत ज्यादा हो गई। वैसे भी सेकंड्स पेंडुलम बना रहे हैं तो 2 मीटर 1 मीटर तक हम लोग जाते हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसा सिंपल पेंडुलम बना दें जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेबल है। अब आप जानते हो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 into 10 to the 6400 किलोमीटर्स। व्हाटएवर यू आर सेइंग इज आल्सो करेक्ट, आप मीटर में बता रहे थे बट अगर मैं किलोमीटर्स में क्लेम करूं तो वो 6400 किलोमीटर हो गया। अब आपने क्या किया, सिंपल पेंडुलम की लेंथ आपने बना दी लाइक 6000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, ऐसा बहुत बड़ा सिंपल पेंडुलम आपने बना दिया, इतना बड़ा कि उसकी लेंथ जो है वो कंपैरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ है। सो इन सच केस द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड विल बी मॉडिफाइड। मैं समझता हूं यहां हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम बस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखेंगे। एंड दैट फॉर्मूला गोज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में 1 बाई g, ये जैसा है वैसे, सिर्फ इस लेंथ वाले फैक्टर को हमें ऐसे लिखना है 1/l प्लस 1/r। इज दैट क्लियर? yes sir। अब इसमें मैंने 3 केसेस बनाए हैं ताकि हमें सिचुएशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने 3 केसेस इसमें बनाए। पहला ये कि लेंथ जो है वो रेडियस के मुकाबले में काफी कम है, जैसा कि आमतौर पर होता है, होना चाहिए। लेंथ जो है सेवरल मीटर्स होती है और रेडियस तो 1000 किलोमीटर्स में है। तो इस सिचुएशन में ये जो 1/r फैक्टर है ये निगलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, yes क्योंकि ये कई हजार किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो इसको निगलेक्ट कर दिया। ये कुछ मीटर है तो इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। अब इसको अगर निगलेक्ट करता हूं तो इस पूरे ब्रैकेट में कौन बचा? 1/l 1/l। 1/l यानी कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर l कहां चला जाएगा? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। तो यू गो टू द ओरिजिनल फार्मूला, आपको ओरिजिनल फार्मूला मिल जाएगा। क्लियर? yes sir। दूसरा केस ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि इफ लेंथ इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द रेडियस। मतलब ये काफी हाइपोथेटिकल बात है बट ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस।
प्रिपरेशंस में भी आते हैं क्वेश्चंस, ये एग्जाम में भी आए होंगे। द लेंथ इज वेरी वेरी कंपैरेबली वेरी हाई लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस। मतलब हमारा अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 है और मैंने लेंथ ले लिया 10,000, 15,000, 20,000 किलोमीटर ऐसे। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि ये 1/r फैक्टर को निगलेक्ट करूंगा। जो बड़ा है उसका इनवर्स कम हो जाता है ना, Yes. तो उसको निगलेक्ट कर दो। तो मैंने 1/l को निगलेक्ट किया, तो यहाँ बचा क्या? 1 by r. 1 by r. ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये r शिफ्ट हो जाएगा कहाँ? r by g. न्यूमरेटर में। तो ये फॉर्मेट रिड्यूस हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में r बाई जी। अब ये सब वैल्यूज स्टैंडर्ड है, अगर मैं यहाँ पुटअप करता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका एक रिस्पेक्टिव आंसर बनता है, एंड दैट इज 84.6 मिनट। Now you should remember this answer. This is a very special case only in the situation when the length of the simple pendulum is much higher as compared to the radius. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now if we go to a situation जिसमें हमने लेंथ और रेडियस एग्जैक्टली सेम कर दिए, पहले तो कम किया फिर ज्यादा किया, अब बराबर कर दिया। अब सोचो अगर ये 1/l प्लस 1/r अगर इक्वल हो गया, जस्ट थिंक इट लाइक दिस, तो मैं ये l हटा करके इसकी जगह r लिख दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा? 1/r प्लस 1/r, Yes, sir. 2/r, 2 Yes. r चला जाएगा ऊपर। Yes. तो फॉर्मूला कुछ ऐसा R by 2g. 2 पाई अंडर रूट में r डिवाइडेड बाई 2g। अब ये भी स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, इनको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो उसके लिए मुझे करस्पॉन्डिंग आंसर जो मिलता है वो क्या मिलता है? 1 hour. 1 आवर। तो ऐसा सिंपल पेंडुलम अगर हम बनाते हैं जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल है, तो उसका आंसर आता है टाइम पीरियड का 1। ये एक कंडीशन हो सकती है, ये 5th कंडीशन मैंने आपके सामने रखी। अब आइए बात करते हैं 6th कंडीशन, 6ठी कंडीशन। इसमें हम लिफ्ट का केसेस देखेंगे, लिफ्ट के, सिंपल पेंडुलम इन अ लिफ्ट। तो पहले तो मैं एक जनरल आइडिया आपके सामने रखता हूं और उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। मान लीजिए लिफ्ट है, ऐसी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दें, और द लिफ्ट इज स्टैंडिंग एंड वी हैव दिस पेंडुलम अटैच्ड हियर। तो ये पेंडुलम यहाँ पे लगा हुआ है। ऑफ कोर्स इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे नीचे की तरफ आएगा और लेंथ ऑफ द पेंडुलम आ गया l, और हमने बड़े ही शानदार तरीके से बोलना शुरू किया टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में क्या चीज? L by g. केस नंबर 1 ये कि लिफ्ट रुकी हुई है। अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो कोई एक्सेस एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा क्या? नहीं. नहीं आएगा। तो टाइम पीरियड जैसा था वैसे रहेगा। नंबर 2 ये कि लिफ्ट जा रही है ऊपर या नीचे, ऊपर भी जा रही है या नीचे जा रही है, बट विथ कांस्टेंट स्पीड। गौर से सुनना, मैं ये सब आपको लिखा के भी दूंगा अभी, मतलब पोस्ट कर दूंगा ये सारी बातें यहाँ, पहले समझ लें बात को। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है बट विथ कांस्टेंट स्पीड ना, इफ द स्पीड इज कांस्टेंट देन श्योरली देयर इज नो एक्सेलरेशन। Yes. एक्सेलरेशन तो उसी वक्त आएगा जब स्पीड में, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आएगा। तो अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे जा रही है तो कोई न्यू एक्सेलरेशन यहां पर क्लेम नहीं हुआ, इसलिए टाइम पीरियड में भी कोई चेंजेस नहीं होगा. टाइम पीरियड में चेंजेस नहीं होने की 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो लिफ्ट रुकी हुई हो या फिर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाए या नीचे जाए। अब एक तीसरा और बड़ा इंटरेस्टिंग केस देखते हैं कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है विद एन एक्सेलरेशन a। ध्यान से समझना। सो हमारी ये जो लिफ्ट है इसमें हम ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर ही इमेजिन करेंगे, ठीक है, बाहर नहीं इमेजिन करेंगे, लिफ्ट के अंदर ही उसको इमेजिन करेंगे। तो ये पूरी लिफ्ट चूंकि एक्सेलरेटेड है तो ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। Yes. और जैसे ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हुई तो इस पर एक सीडो एक्सेलरेशन आ जाएगा जो नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा। फ्रेम का सीडो एक्सेलरेशन हमेशा एग्जिस्टिंग एक्सेलरेशन के, फ्रेम के एक्सेलरेशन के Opposite. डायरेक्शन में आता है। ये 11th में पढ़ चुके हैं। Yes. मतलब एक प्लेटफॉर्म है, मैंने अगर उसको आगे की तरफ एक्सेलरेट किया तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए बंदे पर उसका इफेक्ट पीछे की तरफ लगेगा। समझे ना बात को? इसीलिए देखो बाइक अगर मैं आगे की तरफ एक्सेलरेट करता हूं तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। Yes. तो समझ में ये आया कि इस बॉब पर लिफ्ट के ऊपर एक्सेलरेट होने का रिजल्ट क्या आएगा? नीचे।
सही है Yes. ना, नीचे आएगा ना। Yes, sir. अब इस बॉब पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो गया? G plus A. जी प्लस ए, तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड का आंसर आप बोल सकते हैं क्या आएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L by G plus A. एल डिवाइडेड बाय जी प्लस ए, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हुई तो। मैं कहता हूं याद रख लो इस बात को, ठीक है। टेक्निकली भी Yes. समझ में आ रहा है, सीडो एक्सेलरेशन के हिसाब से, सीडो फोर्स के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन एक जनरल कंडीशन याद ही रख लो, दिमाग में बिठाओ, लिफ्ट ऊपर गई तो एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ आएगा, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो, लाइक दैट। नाउ सपोज इफ यू गो फॉर अ रिवर्स सिचुएशन, जिसमें हम ये क्लेम करते हैं कि लिफ्ट आ रही है नीचे पर एक्सेलरेट हो गई, नीचे ही एक्सेलरेशन आया उसका, तो क्या होगा? अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो सीडो एक्सेलरेशन की कंडीशन आ जाएगी ऊपर की तरफ, सीडो फोर्स के हिसाब से देखा जाए तो नेट एक्सेलरेशन इस बॉब पर कितना आएगा? G minus A. टी माइनस ए, तो यहाँ टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल डिवाइडेड बाय G minus A. माइनस ए। अब इसमें और वैरायटी ऑफ कंडीशन आ सकती है, ठीक है, और अलग अलग बातें भी आ सकती है। आप वो सारी बातें जोड़ सकती हैं मेरी, जो मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में 11th में सिखाया था, Yes, sir. ठीक है। अब मैं यहाँ इसको सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके से पुटअप करता हूं, ध्यान से देखिए। सिंपली मैं यहाँ ऐसे पुटअप करता हूं। Now the lift is at rest or moving upwards or downwards at a constant velocity, no change. Moving upward with an acceleration a, g plus a, moving downward with an acceleration a, g minus a। और अगर लिफ्ट फ्री फॉल करके गिर गई तो लिफ्ट के गिरने का एक्सेलरेशन a की बजाय क्या आ जाएगा? g। G. तो ये सीडो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा? g। g माइनस जी क्या हो जाएगा? 0. जीरो। डिनोमिनेटर में जीरो आने का मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? Infinite. फाइनाइट, और करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जीरो। तो ये एक स्पेशल केस भी याद रखो कि अगर लिफ्ट गिर जाती है, ऐसी सूरत में टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बिकम इनफाइनाइट, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें एक और बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, हालांकि मैं इसे 11th में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर एक बार इमेजिन करते हैं कि लिफ्ट तो जा रही है नीचे, ठीक है, लिफ्ट जा रही है नीचे, लेकिन लिफ्ट हो रही है स्लो। जा रही है नीचे लेकिन हो रही है स्लो, ठीक है ना। तो लिफ्ट अगर नीचे जाते हुए स्लो होती है तो एक्सेलरेशन किधर आया? ऊपर। हाँ, वेरी गुड। लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो ऊपर आ जाएगा बेटा, जा रही है लिफ्ट नीचे लेकिन स्लो हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे अगर एक गाड़ी चल रही है ऑलरेडी, अब आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी तो सामने जाएगी लेकिन उसका रिटार्डेशन, उसका एक्सेलरेशन पीछे आएगा ना। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. बात समझी नहीं समझी? नहीं समझी तो भी फौरन बोलो, रिकॉर्डिंग में फिर डिले होता जाता है। यस, समझा नहीं समझा? इसमें भी शर्माते हैं यार। देखो, अगर ये जा रही है आगे, ठीक है, और ये स्लो हो गई, मान लो स्लो हो गई, मतलब आपने ब्रेक लगाया होगा। ब्रेक लगाने का मतलब क्या? आप फोर्स इधर लगा रहे हो। Yes. तो स्लो करने का मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना। Yes, sir. तो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा तो एक्सेलरेशन भी तो अपोजिट डायरेक्शन में आया होगा। तो उसी तरीके से अगर ये लिफ्ट जा रही है नीचे लेकिन क्या हो रही है? Slow. स्लो, तो एक्सेलरेशन कहां आया होगा? ऊपर. ऊपर। तो अब बॉब पर एक्सेलरेशन कहां आएगा? सोचो। नीचे. नीचे। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? जी प्लस ए या जी माइनस ए? G plus A. जी प्लस ए। तो लिफ्ट नीचे जाते हुए भी जी प्लस ए हो सकता है अगर लिफ्ट नीचे जाते जाते स्लो हो गई तो। आई बात समझ में? Yes, sir. अब इसका उल्टा इमेजिन करते हैं, लिफ्ट जा रही है नीचे, सॉरी नीचे की बजाय ऊपर कर लो, चलो ऊपर कर लो। लिफ्ट जा रही है ऊपर और ऊपर जाते जाते ये हो रही है स्लो। स्लो फास्ट हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जा रही है, अगर फास्ट होती है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर ही होगा। अब लिफ्ट जा रही है ऊपर, ठीक है, मूविंग अपवर्ड्स, बट इट्स बीइंग स्लो डाउन हो रही है, स्लो हो रही है। तो इसका मतलब क्या है?
एक्सेलरेशन नीचे। एक्सेलरेशन नीचे लगा होगा। अगर एक्सेलरेशन यहाँ नीचे लगा होगा तो पूरे फ्रेम पर एक्सेलरेशन नीचे लगा है, तो फिर बॉब पर उसके अंदर सीडो कंडीशन में कहाँ आएगा? ऊपर। ऊपर आएगा। तो अगर एक्सेलरेशन ऊपर आ गया तो इस सूरत में मुझे क्या लिखना चाहिए? जी प्लस है या जी माइनस है? जी माइनस है। जी माइनस है। तो ऐसे भी मत रटना कि लिफ्ट ऊपर गई तो हमेशा निगेटिव होता है, लिफ्ट नीचे आई तो हमेशा पॉजिटिव। ऐसे भी मत रखना, बराबर ध्यान से समझना कि एक्सेलरेशन आ कहां रहा है, उसका सीडो कंडीशन कैसे डेवलप होगा, और उसके हिसाब से तुम प्लस या माइनस मेंशन करो। बट मैं पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, मोटा मोटा तुम ऐसे कह सकते हो कि अगर एक्सेलरेशन लिफ्ट का नीचे की तरफ है तो इधर जी माइनस ए आ जाएगा, और अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो जी प्लस ए आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ भी रहने दो। आई बात समझ में? यस सर। कंफ्यूज तो नहीं किया ना मैंने? नहीं तो ये लास्ट वाला कंडीशन वाले सर क्या ऊपर नीचे समझ में नहीं आया। क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। केस नंबर 7 देखते हैं। केस नंबर 7 में हमने क्या किया कि सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में रखने की बजाय एक व्हीकल में रखा जो एक्सेलरेट हो रही है। अब देखो यहां शायद आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं कि ये ऐसी एक व्हीकल है, कोई भी एक रेलवे का वैगन मान लो या बस का एक केबिन मान लो, कुछ भी ऐसे, और इसमें ये हमने सिंपल पेंडुलम यहां पे हैंग कर दिया है। अब पहली कंडीशन, अगर ये रुका हुआ है तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। वेरी गुड, कोई चेंजेस नहीं। दूसरी कंडीशन, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, सेम, नो चेंज। नो चेंज, 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि ये गाड़ी अपनी एक्सेलरेट हो गई, आगे पीछे कहीं भी एक्सेलरेशन निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब ये फ्रेम तो एक्सेलरेट हो गया अपना। अगर ये फ्रेम एक्सेलरेट हो गया तो इस पर सीडो फोर्स के हिसाब से एक्सेलरेशन कहां आएगा? पीछे। बिल्कुल सही, पीछे की तरफ आ जाएगा ए। अब सोच समझ के बताना कि नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वेक्टोरियल। यस, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट में जी प्लस। बस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहां जो नेट एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा, ये मिलेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हम लोग क्लेम करेंगे 2 पाई अंडर रूट में ये एल एंड देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। आई बात समझ में? यस सर। अब इसको इधर भी एक्सेलरेट करोगे तो वही आंसर आएगा। सिर्फ फर्क इतना होगा कि ये पेंडुलम पर आने वाला सीडो एक्सेलरेशन जो है वो दूसरी तरफ पीछे की डायरेक्शन में हमको दिखाना पड़ेगा। क्लियर बात? यस सर। नेक्स्ट, अगर हम सिंपल पेंडुलम को एक इंक्लाइन प्लेन पर ले जाएं, अब यहां थोड़ी सी कंडीशन में डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, बट मैं जनरल ऐसे ही बात करता हूं। इंक्लाइन प्लेन पर मतलब सिंपल पेंडुलम हमने क्या किया, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे ले रखा है, लाइक दिस, ये ऐसे। अब सिंपल पेंडुलम को तुम ऐसे रखते हो या सिंपल पेंडुलम को ऐसे रखते हो, इन सब बातों में फर्क पड़ता है। तो मैंने मान लो ऐसे रखा, लाइक दिस, तिरछा, तो होगा ये कि यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में दिखाता हूँ वो जी है, तो जी की बजाय यहाँ मुझे एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ का एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? जी कॉस थीटा। तो बस मुझे एक्सेलरेशन वहां पे मेंशन करना पड़ेगा जी कॉस थीटा। बट सिंपल पेंडुलम ऐसे क्यों हैंग होगा? वो तो हमेशा सीधे ही होगा। फ्री छोड़ दोगे तो सीधा ही लटकेगा ना वो। यस। तो ये एक थोड़ी सी कंडीशन में मैं समझता हूँ कि मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ यहाँ पे एज इट इज टाइम पीरियड आए तो ज्यादा बेहतर है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। बट फिर भी जस्ट लाइक ए केस आप इसको याद रखो, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 मैं आपके सामने रखता हूं, और वो ये है कि हमने सिंपल पेंडुलम को क्या किया, एक व्हीकल में रखा, लेकिन व्हीकल को सर्कुलर मोशन दे दिया। ठीक है, लाइक ये व्हीकल का पाथ है, मान लो ऐसे इमेजिन करो, ये सर्कुलर मोशन का पाथ है व्हीकल का, और ये व्हीकल है। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन like this. You can just imagine this vehicle is supposed to move in this direction. What we have done, we have given a kind of circular motion to the vehicle. तो ये vehicle ऐसे सर्कल में घूमने वाली है, एंड मोर ओवर आपने इसके अंदर सिंपल पेंडुलम भी लगा दिया, ये ऐसे। अब एक चीज तो नहीं चेंज होगी, इसके अंदर तो जी आ जाएगा, ये पहले से तो जी था। लेकिन जैसे ही आप इसको एक ऐसे व्हीकल में
रखते हो जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमने थोड़ा सा कंसेप्ट 11th में सर्कुलर मोशन का सीखा था, जिसमें हमने ये कहा था कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है। Yes. तो उसके चलते क्या होगा कि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसे मैं कहता हूं एसी, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल, आइदर वे। Hmm. ठीक है। और उस एसी की वैल्यू अगर आपको याद है, ये 11th में मैं पढ़ा चुका हूं, v²/r या v ओमेगा या r ओमेगा स्क्वायर। Yes. वैल्यूज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ऐसा नो। Yes. तो फिर हमें यहां पर टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करना है, तो बेटा हम क्या करेंगे कि हम इसका नेट वैल्यू निकाल लेंगे। ये नेट वैल्यू ऐसे आएगा इधर, तो आप ही बताओ नेट वैल्यू क्या आएगा। AC G square plus AC square. तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2π√e L by डिवाइडेड बाय, एंड देन अगेन अंडर रूट, भूलना नहीं, g² प्लस। AC square. ये सारी केसेस में एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। मैंने खास इसको इसी तरीके से सोचा कि जितनी भी बातें अब तक एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं आपके सामने एट वंस एक साथ ले आते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स और इलस्ट्रेशंस पर जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. नेक्स्ट केस के हमने क्या किया, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उसको चार्ज किया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा बहुत 11th में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके हैं। Hmm. ठीक है। अब जैसे ही हम उसको चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पे फोर्सेस आना चालू हो जाएंगे। ठीक है ना, फोर्सेस आना चालू हो जाएंगे। अब आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, EQ, Yes. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू द चार्ज, जो कोई चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। बट इन जनरल फोर्स का फॉर्मूला तो है मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू EQ, यानी कि एक्सेलरेशन की एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी EQ डिवाइडेड बाय m, मास। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब यहां मैं कुछ केसेस आपके सामने रखता हूं, जैसे इसे देखें, काफी इंटरेस्टिंग है ये। पेंडुलम को मैंने कैसे चार्ज किया Positive. और नीचे क्या लगाया, Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, Repel. तो इस पर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा। Yes. आप सोच समझ के बताना, G माइनस होगा कि G+A होगा, Minus. माइनस हो जाएगा। तो यहां मैंने पेंडुलम को कैसे चार्ज किया, यस देख लो कैसे चार्ज किया पेंडुलम को मैंने। यहाँ Negative. नीचे क्या लगाया, Negative. नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, Repel. रिपेल होने की वजह से ये जो पॉप के ऊपर फोर्स आएगा ये ऊपर की तरफ आएगा, मतलब एक्सेलरेशन कहां डेवलप होगा, Upper. ऊपर। तो फिर G+ होगा कि G- होगा, G minus A. तो ऐसी सिचुएशंस में टाइम पीरियड ऐसे आएगा G-A, और वो A का वैल्यू हम सब जानते हैं, ये होता है EQ/m, तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन बनेगा। Yes. अब इसी में दूसरी कंडीशन भी मैं आपको बता दूं, ये इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहां पर मैंने पेंडुलम को कैसे चार्ज किया Negative. और नीचे चार्ज कैसा लगाया, Positive. दोनों क्या करेंगे, Attract. अट्रैक्शन की वजह से एक्सेलरेशन ऐसे नीचे पुल करेगा ना, नीचे फोर्स आएगा, Yes. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नीचे आएगा। Hmm. तो G+ होगा कि G- होगा, G plus A. +A हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, ये चार्ज मैंने कैसे किया पेंडुलम को, Positive. पॉजिटिव, और मैंने वहां पे नीचे की तरफ चार्ज कौन सा लगाया है, Negative. नेगेटिव। क्या करेंगे, एक दूसरे को Attract. अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पर फोर्स ऐसे नीचे की तरफ पुल करने वाला आएगा, मतलब एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ आएगा, तो क्या होगा, G+A या G-A, Plus A. +A। तो इन सिचुएशंस में हम क्लेम करेंगे कि टाइम पीरियड ऐसे लिखा जाएगा G+A, लाइक दिस, और A कितना है हम सब जानते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन हैंडल की जाएगी। आसान है। Yes, sir. एक जरा बड़ी अजीब सी सिचुएशन होगी यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, मैंने पेंडुलम को तो ऐसे चार्ज किया, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी मान लो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया है। Hmm.
अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाने का मतलब जानते हो कि इधर मैंने पॉजिटिव चार्ज पकड़ा और इधर नेगेटिव चार्ज है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। ये 11th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ है अपना 11th में। यस सर। आप सोचो कि इस पेंडुलम के साथ क्या होगा। अगर हम बहुत गहराई से सोचें तो बेटा इस पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आ ही रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो एक्सेलरेशन इस पे डेवलप होगा ना वो कहां होगा? ऐसे वर्टिकली ऊपर या नीचे आएगा या हॉरिजॉन्टली आएगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली आएगा, क्योंकि ये बॉब का ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो रिपेल करके इधर भगाएगा बॉब को, और ये बॉब का पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करके इधर भगाएगा। इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो ऐसे आएगा। यस। और फिर अगर आपने इसका नेट निकाला ना, नेट वैल्यू, तो नेट वैल्यू ऐसी आ जाएगी, और उस नेट वैल्यू को लिखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यानी कि इस सिचुएशन में टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एल डिवाइडेड बाय अगेन अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या चाहो तो लिख लो 2 पाई अंडर रूट में ये एल डिवाइडेड बाय अगेन अंडर रूट में बेटा ये जी स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्यू ई डिवाइडेड बाय एम है, तो उसका मुझे करना चाहिए स्क्वायर। क्लियर हुई बात? यस सर। ये कंडीशंस हैं कुछ जो हम चार्ज के बिना पर सिंपल पेंडुलम के साथ ऑब्जर्व करते हैं। एक और केस देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वैसे हम सर्कुलर मोशन में भी काम करेंगे इस पे बहुत ज्यादा, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। वर्क डन इन गिविंग एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा टू सिंपल पेंडुलम। मतलब हमारा यहाँ पे मानना ये है कि ऐसा रिजिड सपोर्ट है और ये सिंपल पेंडुलम का बॉब है मान लीजिए, और हमने क्या किया, इसको कुछ एक एंगल तक ऐसे ऊपर उठा लिया, लाइक दिस यू कैन जस्ट इमेजिन। हम इसको इस वाले पाथ पे ऐसे चलाते हुए ऐसे ऊपर उठाने वाले हैं, दिस इज थीटा। तो ऐसा करने में जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो काम किया होगा हमने, है ना। अब वो वर्क डन हम लोग निकालें कैसे? तो एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बच्चों में आपके सामने रखता हूं। एक फंडामेंटल बात याद रखो कि वर्क डन हमेशा होता है चेंज ऑफ एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग बोलते हैं ना, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोलो या चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोलो। यस। तो यहां पर मैं इसे इस तरीके से लूंगा कि वी विल बी कंसीडरिंग दिस एज चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये वर्क मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनली डेवलप हुई है माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियली थी, ठीक है। क्लियर हुई बात? यस। आपको याद होगा जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं तो हम लोग रेफरेंस लगाते हैं, तो ये मैंने माना रेफरेंस, और मैं जानता हूं रेफरेंस पर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या मानते हैं? जीरो। तो रेफरेंस पर जो भी एनर्जी आएगी हम उसको तो जीरो मानेंगे। अब निकालना है फाइनल, तो फाइनल के लिए मैं ये देखूंगा कि ये कितना ऊपर गया। तो बेटा यहां से गिनूं या यहां से गिनूं कैसे भी, तो ये h इतना ऊपर गया, बराबर। तो सोचो यहां अगर मैं वर्क लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, mgh यस। जीरो, करेक्ट है। यस सर। अब बात आकर के अटक गई कि ये h कितना है। तो h कितना है ये लिखने के लिए मैं ये सोचूंगा कि यार टोटल लेंथ तो l है। देखो यहां से लेकर के सस्पेंशन तक की टोटल लेंथ कितनी है? एल। तो यहां भी तो टोटल यहां तक l होगी। यस। लेकिन अगर मैं इसको दो हिस्से करके देखूं, एक नीचे का ब्लैक वाला पोर्शन ये जो हाइट में चला गया, तो ऊपर जो बचा क्या वो इतना बचा? L माइनस एच। यहां से लेकर के यहां तक कितना है? एल। उसमें से ये ब्लैक वाला अगर H चला गया मान लो, सिर्फ यहां से गिनूं मैं इसको, यहां से यहां रेड, तो ये रेड वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? एल माइनस एच। समझा कि नहीं समझा सबको ये? यस सर। अब इस ट्रायंगल की तरफ ध्यान दो। ये ट्रायंगल है अपना, यहां से ये इसमें cos थीटा लिखो। cos थीटा क्या होगा? cos थीटा कोई बताएगा? एल माइनस एच बाय एल। So this will become L cos theta is equal to L minus H. Therefore, H is equal to L minus L cos theta. Therefore, H is equal to L bracket 1 minus cos theta.
ठीक। Yes. अब मुझे बताओ कि वर्क डन कितना होगा। mg L into 1 minus इनटू ब्रैकेट 1 माइनस cos theta. ये इसका करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा। बस ऐसे छोटा सा काम है। अब कभी कभी इसका उल्टा भी पूछते हैं कि भाई ये यहां से छोड़े तो बताओ यहां आते आते कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब ऐसे सोचो, जब ये एक्सट्रीम पर पहुंचा, ऑसिलेट कर रहा है ना ये, Yes. एक्सट्रीम पर तो काइनेटिक जीरो होती है, जो कुछ भी है वो पोटेंशियल है। Yes. तो जब ये मीन पर आएगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। Yes. सोचे एसएचएम, अब जो कुछ भी है वो तो काइनेटिक होगी ना। Yes, sir. इसका मतलब अगर वो मीन पर पहुंचता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? उतनी जितनी पोटेंशियल थी। पोटेंशियल ही तो कन्वर्ट होगी काइनेटिक बनेगी। Yes, sir. आया नहीं आया समझ में? Yes, sir. देखो ये जब ये एक्सट्रीम पर गया तो काइनेटिक तो जीरो हो गई क्योंकि रुक गया एक्सट्रीम। अब वहां उसके पास पोटेंशियल है, वहां से छोड़े वो मीन पर आ गया, पोटेंशियल तो खत्म हो रही है ग्रेजुअली, धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल खत्म हो रही है। तो पोटेंशियल अगर खत्म हो रही है तो कन्वर्ट किस में हो रही है? Kinetic. काइनेटिक में। तो मीन पर काइनेटिक और एक्सट्रीम पर पोटेंशियल वैल्यू हमेशा सेम होगी। Yes. ठीक है। इसके न्यूमेरिकल करते वक्त मैं इस पर और बहुत सारा एलॉबरेशन दूंगा और इसके न्यूमेरिकल यहां ज्यादा नहीं आएंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे तो वहां बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है। तो फिलहाल बस ये दो कंडीशन भी आप याद रखते हैं तो काफी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नंबर 13, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आप बोलेंगे सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब है? बेटा बहुत मतलब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। टेम्परेचर चेंज हुआ तो थर्मल एक्सपांशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर फॉलो किया जाता है तो लेंथ चेंज होगी ना। आया ना? अरे भाई टेम्परेचर में अगर चेंजेस आए तो लेंथ चेंज होगी नहीं होगी? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा जल्दी आंसर करें ना, व्हाई यू आर मेकिंग अ डिले। बाकी स्टूडेंट्स भी कोशिश करें आंसर करने की। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो लेंथ अफेक्ट होगी, लेंथ अफेक्ट हो गई तो टाइम पीरियड अफेक्ट होगा। तो पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, लेंथ एट एनी हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। Theta. Yes. याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. एट एनी गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू L0 भी बोल सकते हो तुम चाहो तो इसको, L0 प्लस L0 alpha delta. डेल्टा थीटा, वेयर डेल्टा थीटा इज नथिंग बट चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, नहीं तो तुम बोलेंगे डेल्टा थीटा मतलब क्या है, एंगल कहां से आया? इट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर। या चाहो तो तुम डेल्टा टी भी लिख सकते हो भाई, कोई इशू नहीं है, स्मॉल टी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तुम इसको डेल्टा टी कर दो। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अब इसमें सोचो कि अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया एल टी माइनस L0 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, L0 अल्फा डेल्टा टी। नाउ दिस थिंग इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन लेंथ। Yes. करेक्ट है? Yes, sir. अब बेटा अगर आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉलो करते हो, आप अगर टाइम पीरियड की कंडीशन ठीक से लिखते हो तो यू हैव टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी। G. ठीक है ना? तो इस हिसाब से तो टाइम पीरियड एंड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Yes. विद स्क्वायर रूट कंडीशन। Yes, sir. So now if we take a kind of condition जिसमें आप दो अलग अलग टाइम पीरियड डिफाइन करते हो, जस्ट इमेजिन करो कि आपने एक टाइम पीरियड डिफाइन किया 0 डिग्री के लिए, तो आप ऐसे लिखोगे ना ओरिजिनल लेंथ, सॉरी 0 डिग्री वाली लेंथ, और आपने किसी हाइयर टेम्परेचर के लिए डिफाइन किया तो आप ऐसे लिखोगे ना L बाई जी। फर्क है ना इन दोनों में? Yes. अब एक काम करें, इन दोनों का रेशियो ले लें तो 2 पाई से कट जाएगा, ऐसा ना? Yes. फिर जी से कट जाएगा, Yes. बचेगा क्या? L now. L by L now. L बाई L0, वो भी रूट में।
आप जरा सोचो, इस इक्वेशन के हिसाब से इसको एल रीड करते हैं, एल टी रीड नहीं करते हैं, ऐसे एल रीड करते हैं, तो ये एल बाई एल जीरो क्या आएगा? 1 plus alpha delta t. हाँ, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो एल बाई एल जीरो ये फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ला करके यहाँ पुट अप कर दें इसको, तो दिस विल बिकम टी बाई टी जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लेकिन पावर हाफ। ठीक है ना? अब हम इसका करेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन। मैं बाइनोमियल एक्सपांशन आपको पढ़ा चुका हूं ग्रेविटेशन चैप्टर में भी, और इससे पहले भी बाइनोमियल एक्सपांशन अपना हुआ है। अगर मैं इस ब्रैकेट को बाइनोमियली एक्सपांड करूं तो मैं इसके हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट करूंगा अंडर अजम्पशन के टेम्परेचर का चेंज कम है, तो मुझे इसका एक्सपांशन मिलेगा टी बाई टी जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी। Yes. ठीक है, पावर्स इस तरीके से एडजस्ट होती है इसकी। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. अब ये 1 दूसरी तरफ ले लो, इफ यू टेक 1 ऑन द अदर साइड तो आपको मिलेगा टी बाई टी जीरो माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी, which make me write t minus t0 upon t0 is equal to हाफ अल्फा डेल्टा टी। इसका सीधा मतलब है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल टेम्परेचर इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है ना? इफ वी से के कितना परसेंट चेंज हुआ, तो इस रिलेशन को आपने सिर्फ 100 से 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, टाइम पीरियड का परसेंटेज चेंज आपका निकल जाएगा। अगर हम ऐसे कहते हैं टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, व्हाटएवर यू से, और फिर आपने फर्दर क्वेश्चन को कैरी किया कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, देन इन सच केस आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। डन? क्लियर? Yes, sir. ओके, विल गो फॉर वन लास्ट कंडीशन। वैसे तो 18 कंडीशंस आर देयर, मैं देखता हूं, तो सारे आज नहीं लूंगा मैं, एक लास्ट कंडीशन लेते हैं और फिर बाकी के कल, और न्यूमेरिकल्स भी कल ही खत्म करेंगे इसके। ठीक है, एक और लास्ट कंडीशन देखते हैं। अगर हमने सिंपल पेंडुलम को क्या किया, लिक्विड में इमर्स कर दिया। आप बोलेंगे ये कैसे, लिक्विड में इमर्स करने का क्या मतलब है? बेटा इसका मतलब ऐसे है कि ये हमारे पास रिजिड सपोर्ट है, मान लें ये पेंडुलम का थ्रेड है, ये बॉब लटक रहा है एंड एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, टाइम पीरियड अच्छे से चल रहा था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l बाई जी, एवरीथिंग वाज राइट। बस आपने क्या कर दिया कि इस पूरी सिस्टम को उठा करके, या कम से कम इसके बॉब को उठा करके आपने लिक्विड में डुबो दिया, तो आपने ऐसे लिक्विड में डुबो दिया इसको। अब मुझे थोड़ा लॉजिकली सोच के बताओ, क्या इस पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा? Yes. वेरी गुड, बढ़ेगा, क्योंकि ये पेंडुलम ऑसिलेशन में। Yes. अब पानी में डुबा के तुम उसको, या लिक्विड में किसी में भी डुबा के अगर आप उसको ऑसिलेट कराओगे तो वो तो स्लो हो जाएगा। तो होने का मतलब ही है कि वो अपने टाइम को लूज कर रहा है। ये सब होगा कैसे? तो यहां पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, बल्कि हम यहां इसे कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसका पूरा रिटर्न कंटेंट आपके सामने रख देता हूं और फिर वहीं से एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा डायरेक्टली, टाइम को ध्यान में रखते हुए। हमने क्या क्लेम किया कि हमारा जो बॉब है पेंडुलम का, उसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, आप इसको पढ़ें जरा, उसकी डेंसिटी रो है, और जिस लिक्विड में हमने इसको डुबाया उसकी डेंसिटी सिग्मा है। सो ये जो बॉब है इसकी डेंसिटी हम लोगों ने ली रो, और जिस लिक्विड में हमने इसको डुबाया उसकी डेंसिटी सिग्मा। आर थिंग्स क्लियर? Yes. सच दैट कि सिग्मा इज लेस देन रो, नहीं तो डूबेगा नहीं, है ना। लिक्विड की डेंसिटी कम होनी चाहिए, बॉब की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, जरूरी है ये, नहीं तो डूबेगा नहीं। क्लियर है बात? ये फ्लोट Yes. करेगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और बॉब की डेंसिटी कम हो जाती है, पानी की डेंसिटी बढ़ गई मान लो फॉर एग्जांपल, और यहाँ प्लास्टिक का बॉब तुमने इस्तेमाल किया, तो ऊपर फ्लोट करेगा ना। Yes. ये कंडीशन तो याद ही रखनी है हमको कि सिग्मा विल बी लेस एज कंपेयर टू रो। तो हम ग्रेविटी को डायरेक्ट नहीं लेंगे, बल्कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेंगे। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हम लोग वैसे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में डिराइव करते हैं, वहां जाके पूरा डिटेल में डिराइव करेंगे, लेकिन यहां मैं आपको कहूंगा कि इसको थोड़ा सा आप याद रखें।
ये ऐसे फॉर्मूले से आता है, जी डैश स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाई रो। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है। अब इन जनरल एयर में टाइम पीरियड निकालेंगे 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, लिक्विड में निकालेंगे 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी डैश, दोनों का मैंने रेशियो ले लिया, जी बाई जी डैश और जी बाई डी डैश को मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहां देखिए न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर कम है और न्यूमरेटर ज्यादा है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, और एक गलती हो रही है यहाँ पे, ये आना चाहिए इक्वल टू, ये ऐसे। ठीक है, ये टी डैश बाई टी ऐसे। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमको वही लॉजिक मिलता है जो भी आपने बताया था कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, स्लो चलेगा ये। ठीक है, Yes. इज इट ओके? Yes, sir. तो एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर दिस। हाँ, थोड़ी सी वरी आपकी फिक्र यहाँ पे ये हो सकती है कि सर ये कैसे आया, तो इसके लिए थोड़ा वेट करें। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स जब ये चैप्टर होगा तो वहां पर हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये कैसे बनता है फॉर्मूला। फिलहाल तो ये एक कंपैरेटिव क्वेश्चन की तरह, या कहेंगे हम कंबाइंड क्वेश्चन की तरह देखा जाता है कि सिंपल पेंडुलम और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को जोड़ करके इस प्रॉब्लम को बनाया गया है, तो हम इसे डायरेक्ट अजम्पशन में फिलहाल याद रखते हैं। और हमारा फाइनल आंसर इसमें क्या होगा कि टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. इंक्रीज हो जाएगा, पेंडुलम स्लो चलेगा। ठीक, कुछ और कंडीशंस भी इसके बाकी हैं, दैट विल सी इन द कमिंग क्लास। और उसके साथ साथ आप देखें, अगर मॉड्यूल है आपके सामने पड़ा हुआ, तो अराउंड 16 क्वेश्चंस आर देयर, तकरीबन 16 क्वेश्चंस हैं, और हर एक बात पर मैंने क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश की है। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे और बचे हुए केसेस को भी कल ही कवर करेंगे। तो रुक जाए फिर। Yes, sir.